Hello and very warm welcome to all of you. In the series of NEET MDS Master Prediction Paper 2026 Part 3 or NEET MDS Examination Self Assessment. किस चीज़ का सेल्फ असेसमेंट? कि हमें अभी तक हमारी कितनी चीज़ें हमारी याद है, हमारा आंसर देने का टाइम कितना कम है, हम कितनी जल्दी क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन कैलकुलेट कर कर आंसर दे पा रहे हैं। इन सब चीज़ों का सेल्फ असेसमेंट हमें खुद से खुद को असेस करना है सो डैट प्रिपरेशन के लिए हमें पता हो कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो क्वेश्चन 20 तक हो चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दिस इज पार्ट 3। तो शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन 21 से। क्वेश्चन 21 में क्या है? द मोस्ट कॉमन बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बिनाइन पूछ रहे हैं हम क्वेश्चन में आपसे। तो आंसर क्या होगा? ओडोंटोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर इज ओडोंटोमा। ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इज विच cephalometric angle primarily assess the AP relationship, antero-posterior relationship between the maxilla and mandible. सी जब हमने BTSC की प्रिपरेशन की थी ना, और जब हमारा ऑर्थो का लेक्चर चल रहा था, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया था। आप एक को अगर ये टॉपिक अभी तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है आंसर, तो आप एक बार वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स में। ऑर्थो के लेक्चर्स में जाकर आपको सब बहुत अच्छे से याद आ जाएगा और आप रिवाइज कर पाओगे बहुत कम समय में। तो आंसर है ए एंड बी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which instrument is specifically designed for assessment of percussion involvement? से ये क्वेश्चन तो आपका पीछा पेरियो के डिपार्टमेंट में भी नहीं छोड़ेगा। पेरियो के डिपार्टमेंट में भी टीचर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछेंगे कभी भी तो यही पूछेंगे कि फर्केशन इन्वॉल्वमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। तो है नेबर्स प्रोब। नेबर्स प्रोब इज द राइट आंसर। और ये सी क्लिनिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ अ म्यूकोसिल इज, म्यूकोसिल कहाँ मिलता है? मोस्ट कॉमनली लोअर लिप पे। ये भी आप जाकर रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड लूजेस द मैंडिबुलर प्राइमरी सेकेंड मोलर प्रीमैच्योरली, द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिक्स्ड स्पेस मेंटेनर इज। एक बच्चे का मैंडिबुलर प्राइमरी सेकेंड मोलर, उसका प्राइमरी या डेसिडुअस सेकेंड मोलर जो है वो प्रीमैच्योरली लॉस हो चुका है किसी भी कारण से, ट्रॉमा, केरीज एटसेट्रा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट फिक्स्ड स्पेस मेंटेनर, क्या दोगे आप स्पेस मेंटेनर? वो जगह तो आपको बचा के रखनी है परमानेंट डेंटिशन के लिए। तो राइट आंसर विल बी डिस्टल शू, अगर फर्स्ट परमानेंट मोलर हैज नॉट इरप्टेड। ठीक है, क्या होता है कि डिस्टल शू जो है ना, वो फर्स्ट परमानेंट मोलर इधर उधर ना निकले, वो अपनी जगह पे निकले, उसकी इरप्शन को गाइड करता है डिस्टल शू। तो हम डिस्टल शू लगाएंगे। लेकिन अगर परमानेंट मोलर इरप्ट हो चुका है तो उसका सपोर्ट लेकर हम बैंड एंड लूप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 26. We are at question 26. A 24-year-old patient presents with severe spontaneous pain. The tooth responds with lingering pain to cold. ठीक है, कुछ याद आ रहा है? Lingering pain to cold किसी चीज का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। And the periapical radiograph is normal. What is the most appropriate treatment? अब जो ये lingering pain to cold है ना, ये सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिंगरिंग पेन टू कोल्ड। अब पल्पाइटिस ही इरिवर्सिबल है। ठीक है, अब पल्पाइटिस जब इरिवर्सिबल है तो आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे? RCT करना पड़ेगा हमें। तो राइट आंसर विल बी द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, आप इसे दोबारा पढ़ सकते हो। Question number 27 is which organism is most strongly associated with root surface caries? इससे पहले वाले सीरीज में हमने देखा था इनामल केरीज किसकी वजह से होता है। अब हम लोग देखेंगे रूट सरफेस केरीज किसकी वजह से होता है। तो रूट केरीज जो होता है वो हमारा एक्टिनोमाइसिस विस्कोसस की वजह से होता है।
आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। और उसके साथ साथ आप एक और चीज याद कर लो, ये लैक्टोबैसिलस जो है वो डेंटिनल केरीज के लिए होता है। लैक्टोबैसिलस डेंटिनल केरीज काउज कराता है, ये डेंटिनल लीशन के प्रोग्रेशन में, एज वेल एज एस म्यूटेंस क्या कराता है, इनामिल केरीज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 28 इन अवर सीरीज। अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक साइन ऑफ पेरोडोंटल डिजीज इज। जब किसी पेशेंट को पेरोडोंटल डिजीज है तो उसका जो रेडियोग्राफिक जो आपको एविडेंस मिलेगा वो सब अर्लीस्ट कौन सा मिलेगा, क्रिस्टल लैमिना ड्यूरा जो है उसका लॉस होगा विथ क्रिस्टल बोन चेंजेस, और क्रिस्टल बोन चेंजेस होगा और क्रिस्टल लैमिना ड्यूरा जो है उसका लॉस होगा। ठीक है, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, अर्ली चेंज जो होते हैं ना पेरोडोंटल डिजीज में वो एल्विलर क्रेस्ट पे देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, बाकी आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 29। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ ड्राई सॉकेट, जिसका दूसरा नाम एल्विलर ऑस्टाइटिस भी है, वो क्या है? द मोस्ट कॉमन काउज इज आंसर बी, प्रीमैच्योर लॉस ऑफ ब्लड क्लॉट ड्यू टू फिब्रिनोलाइसिस। किसकी वजह से होता है ड्राई सॉकेट? ब्लड क्लॉट के प्रीमैच्योर लॉस की वजह से। और ब्लड क्लॉट प्रीमैच्योरली लॉस कब हो सकता है? पेशेंट अगर फोर्सफुली गार्गल कर ले तो एक्सट्रैक्शन के बाद, पेशेंट अगर स्मोकिंग कर ले एक्सट्रैक्शन के जस्ट बाद, तो भी एल्विलर ऑस्टाइटिस होने के चांसेस होते हैं। और सबसे कॉमन साइट जहां ड्राई सॉकेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं वो मैंडिबुलर थर्ड मोलर में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज which salivary gland contributes to the greatest volume of unstimulated saliva? Which salivary gland contributes the greatest volume of unstimulated saliva? Important question. Answer C is submandibular gland. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनस्टिमुलेटेड पूछा जा रहा है, तो आप बताओगे सब मैंडिबुलर। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है ड्यूरिंग स्टिमुलेशन इज पैरोटिड ग्लैंड जो है स्टिमुलेशन की वजह से सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा, जबकि अनस्टिमुलेटेड सलाइवा कहाँ से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है? सब मैंडिबुलर से। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दे दो, अनस्टिमुलेटेड सब मैंडिबुलर, कैच कर पा रहे हो आप? स्टिमुलेटेड में एसएम, सब मैंडिबुलर में एसएम। सिली सा है बट एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा जब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, याद रखने के लिए और कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अनस्टिमुलेटेड सलाइवा सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? सब मैंडिबुलर से निकलता है, जबकि स्टिमुलेशन में पैरोटिड ग्लैंड देता है सबसे ज्यादा सलाइवा। ओके, अभी के लिए इतना ही। हमारा 30 क्वेश्चंस हो चुका है आज के आज। अब नेक्स्ट सीरीज में आपको नेक्स्ट 20 और 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप तब तक पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो, और अपनी सेल्फ असेसमेंट हर अलग अलग सोर्स से आप कर सकते हो। मेरे PYQ मेरे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप वेरियस बुक जो है वो यूज़ कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत सारे बुक आते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्वेश्चन बैंक, आप वहाँ से पढ़ते रहो। आप पढ़ना तो है ही, जितना आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली 1 से 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप निकालो, और क्वेश्चन बैंक, किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर अपने पढ़े हुए टॉपिक से उस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस और मिससेलिनियस टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो, और फिर उन सारे क्वेश्चंस को वहीं पे पढ़ के कवर कर लो जो आपको नहीं आता है। उनके 3-4 टॉपिक्स नहीं, 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सबको वहीं पे क्लियर कर लो, तो आपको वहीं पे वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और चीज़ें याद रह जाएंगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।